सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज की प्रज्ञा लॉज और प्रज्ञा सी स्टूडियो की इस गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह हम इस मीटिंग की शुरू यूनिवर्सल प्रेयर सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। तो हे गुप्त जीवन तत्व, तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति, तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम, तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह परस्पर एक सबके साथ में। डेथ एज विजुअलाइज्ड बाय थियोसॉफी एंड साइंस, क्योंकि थियोसॉफी के बारे में, थियोसॉफी की बुक्स तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, उसमें मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है उस पे भी आज हमारे वक्ता जो हैं विशेषता वो बात करेंगे। लेकिन साथ ही विज्ञान की कहाँ तक खोज हुई है, क्योंकि जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, टू एनकरेज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। तो हम अपने आप को वर्तमान में जो विज्ञान में खोज हुई है, प्रगति हुई है, कॉन्शियसनेस के बारे में कहाँ तक विज्ञान पहुंचा है, उसकी भी बारे में अध्ययन करना हमारी एक तरीके से ड्यूटी बन जाती है, ताकि हम जाने कि जो हमने थियोसॉफी में पढ़ा है या स्पिरिचुअल साइंस में पढ़ा है, उसको मॉडर्न साइंस कहाँ तक उस तक पहुंच पाया है, या उसके खोज जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ हम किसी चीज को सही या गलत साबित करने की कोई प्रयास नहीं है, बट एक ओपन स्टडी है। और आज के जो हमारे वक्ता हैं, मुझे लगता है इस विषय पे बात करने के लिए उनसे ज्यादा हमारे बीच कोई सक्षम नहीं है। डॉक्टर अजय राय जी, डॉक्टर अजय कुमार, जो कि एमएससी जूलॉजी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था, और पीएचडी नेहरू शिलोंग से, और एमजीपीजी कॉलेज गोरखपुर से वो एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड आफ्टर 45 years of teaching and research। और उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑन टॉक्सिकोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी पे पब्लिश किए हैं। और श्री प्रतापादित्य जी और श्री अवधेश बाबू जी के माध्यम से, जो कि बहुत ही पुराने थियोसॉफिस्ट हुए हैं गोरखपुर में, वो 2003 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आए। उन्होंने अपना अध्ययन भी जारी रखा, इंडियन थियोसॉफिस्ट में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो अडियार में होता है उसमें भी उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं समय समय पर। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लाइफ मेंबर हैं, और सर्व हितकारी लॉज गोरखपुर के काफी समय से वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहे थे। वर्तमान में वो सेक्रेटरी ऑफ द लॉज हैं और यूपी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। साथ ही साथ जिसे हम टीओएस वर्क कहते हैं, उससे रिलेशन में भी आप विभिन्न सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जैसे फ्री मैसोनिक बॉडीज, लायंस क्लब, चित्रगुप्त सभा के प्रेसिडेंट हैं, और अदर सामाजिक संस्थाओं से भी संबद्ध हैं, और समय समय पर वो टीओएस के भी कार्य जैसी आवश्यकता होती है करते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से जब उनके पास लेक्चर देने के लिए पॉपुलर विषय पर रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो भी समय समय पर करते हैं। और स्पोर्ट्स में आपकी खास रुचि है, खास तौर से टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस में। तो ये एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर अजय राय जी का था, और बिना समय गवाए मैं डॉक्टर अजय राय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बहुत ही कठिन विषय, क्योंकि कठिन इन द सेंस इनके आपके इस प्रेजेंटेशन में काफी साइंटिफिक टर्म्स भी यूज होंगे, तो अगर किसी को कोई डाउट आए किसी शब्द को समझने में, तो आप वो शब्द नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में मीटिंग के एंड में क्वेश्चन आंसर में जो भी प्रश्न हैं हम पूछ सकते हैं, और डॉक्टर अजय राय जी पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि अपने साइंटिफिक रिसर्चेस को हम हमारे साथ सिंपल भाषा में शेयर करें। डॉक्टर अजय राय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
and please share with us your thoughts, sir. Unmute yourself, sir. हेलो, yes sir, we can hear आवाज आई? जी जी आवाज आ रही? बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सर। Mr. Sekhar, thank you for a very nice word, which probably I do not deserve. Moreover, एक बात तो मैं यही जानता हूं अपने बारे में कि मैं एक थियोसॉफिकल मूवमेंट का एक छोटा सा सिपाही हूं और प्रयासरत हूं कि मैं भी आप लोगों के संगत में एक औरा बनाऊं और अपने एवोल्यूशनरी जनरी में आगे चलता जाऊं। मित्रों, मेरा थियोसॉफी में जाना या सभी के अंदर एक प्रश्न अक्सर उठता रहता है कि हम कहां से आए, कहां जाएंगे। यही नहीं, ये कभी कभी ये दो मुकेश के गाने हमें बहुत ही पसंद थे और हमको बेचैन किया करते थे। जैसे उन्होंने बताया, प्रतापादित्य से मैंने यही पूछा था कि अगर भगवान ये करुणामय है, सब पर दया करता है, तो वो इतना दुख क्यों देता है। मैं उनको और भी दुखी देखता हूँ जो कि सज्जन पुरुष हैं, जो सतमार्ग पे चलते हैं। सांसारिक रूप में देखने में आता है कि वो भी दुखी हैं और वह जो नहीं है वो सुखी हैं। कभी कभी यह भी मन में आता है कि आखिर ये मरता आदमी जन्म कैसे लेता है और मरता है तो जाता कहाँ है। ये मेरा ही प्रश्न नहीं रहता था, यह प्रश्न इसी से लगे हुए प्रश्नों से जो अक्सर ही हमारे संस्थापिका मैडम HP विलासकी के अंदर आता था, वो स्वप्न में देखती थी और स्वप्न में देखने के बाद जो उनके दर्शन होते थे जिस पुरुष का, वही 1951 में हैदरी पार्क में मिलते हैं और वहीं से वो कहते हैं कि थियोसॉफिकल मूवमेंट को स्टार्ट कीजिए। और इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही ज्यादातर थियोसॉफी का कार्य हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों जाता हूं, मैं क्यों दुखी हूं। वह करुणा निधि है तो वह क्यों नहीं मेरे ऊपर कृपा करता है। अगर वह ऐसा बनाता है तो वह क्यों नहीं सबके अंदर उसका सक्षम है, अगर सर्वव्यापी है, सक्षम है, तो हर जगह वह प्रसन्नता क्यों नहीं दे देता है। क्यों ऐसा होता है, तब हमें अपने कर्म के सिद्धांत के बारे में आता है। मित्रों, यही सोच करके हमने आज का टॉपिक रखा है। हमारे मन में भी आता था, उनके मन में भी यही प्रेरणा होती थी और यही सोच करके 17 नवंबर, जैसे सभी जानते हैं, 1875 के अंदर थियोसॉफिकल मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंटरनेशनल बॉडी की स्थापना हुई और हम लोग आगे बढ़े। मित्रों, आपसे क्षमा चाहेंगे दो वजहों से, क्योंकि मैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज को अक्सर इस्तेमाल करूंगा। शायद वो टर्मिनोलॉजीज कभी कभी आपके अंदर भ्रम पैदा करें या कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए लाएं। तो अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुंचती, उसमें आपकी कमी नहीं है। मैं बहुत ही छोटा विद्यार्थी हूं, मेरे कहने में कमी है जिससे आपको नहीं, लेकिन आप हिचकिएगा नहीं, हमें टोक सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मित्रों, हमने जो टॉपिक लिया वो टॉपिक लिया डेथ एज विजुअलाइज इन साइंस एंड थियोसॉफी और इन थियोसॉफी एंड साइंस। अब देखिए, यहाँ 3 टर्म इस्तेमाल होते हैं। एक तो वर्ड होता है विजुअलाइजेशन। तो जब विजुअलाइजेशन, देखने के, हम 5 इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण करते रहते मुख्यतः, और भी हमारी इंद्रियां हैं जो हम मेडिटेशन के बाद में जब हम अपने कॉजल और एस्ट्रल बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, अपने कुंडलियों को जागृत करते हैं, तो एक इनर वेव्स भी शुरू होते हैं। लेकिन हमारी विजुअलाइजेशन क्या है? हमारी विजुअलाइजेशन 6x6 विजन का है। तो हमारे अंदर जो इतनी कमियां हैं, हम अगर बायोस्फीयर को देखें, उन जीवों को देखें, तो चींटी भी हमसे ज्यादा मजबूत है। वो जान जाता है कि कैटास्ट्रॉफी कब आने वाली है, भूकंप कब आने वाला है, मौसम में परिवर्तन कब होने वाला है, उसको इस सब का ज्ञान है। लेकिन मुझे नहीं होता है। तो जब विजुअलाइजेशन की बात होती है तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत नीचे हैं। बहुत ऊपर उड़ता हुआ एक गिद्ध बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकता है जो हम अच्छे से अच्छे टेलीस्कोप से उसको नहीं ढूंढ सकते हैं। रात के अंधेरे में हमें थर्मोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन एक जीव, एक छोटे से छोटे जीव को देख करके प्रे और प्रेडेटर के रिलेशन में अपनी जैविक क्रियाओं को करता रहता है।
तो मित्रों, जब विजुअलाइजेशन की बात आती है तो हम अपनी विजुअलाइजेशन केवल स्थूल शरीर के ऊपर लाते हैं, एक बड़ा लिमिटेड रहता है। और उसके बाद दूसरी चीज आती है कि ये विजुअलाइजेशन हम किसके अंदर कर रहे हैं, हम साइंस को प्रूव कर रहे हैं। साइंस जो वर्ड है वो सभी जानते हैं, लैटिन वर्ड सेनिटा से हुआ है। सेनिटा मतलब नॉलेज होता है। हिंदी विषय के अंदर साइंस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन, साइंस का हिंदी का मतलब विज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान वह ज्ञान जो कि परखा जाए, जो आप एक सिद्धांत को कहते हो, जो एक थियोसॉफी लाते हो, जो एक थियोलॉजी लाते हो, जो एक हाइपोथेसिस लाते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली अनुभव करते हैं और उस अनुभव के बाद उसको नियम बनाते हैं। तो साइंस दो हिस्से में आता है। एक जो फिलॉसफी देता है, वो फिलॉसफी को आप प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, और यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक करीब करीब सत्य के करीब जाता रहता है। लेकिन जैसे शेखर भाई ने कहा है कि अभी साइंस की स्थिति क्या है, साइंस जो है वह एक अभी ऑब्जर्वेशन के स्टेज में है। और ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, जिसके कि लिमिटेड रीचेस हैं। हमारे रीच एक छोटे से और बायोस्फीयर में हमसे भी अल्ट्रासाउंड, बैट जो है, चमगादड़ जो है, वो अल्ट्रासाउंड को सुन लेता। हम कितना सुनते हैं, एक सर्टेन डेसिमल में सुनते हैं, उसके ऊपर इंफ्रासाउंड हो जाता है या अल्ट्रासाउंड हो जाता है। हम कितना देखते हैं, सर्टेन विजुअलाइजेशन के देखते हैं। तो ऑडिबिलिटी हो, टचिंग हो, टेस्ट हो, सब हमारा एक लिमिटेड है कि स्पेक्ट्रम के अंदर है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो ये सत्य है कि हम साइंस के अंदर ये लिमिटेड स्फीयर को ही टच करते हैं। अब आई थियोसॉफी। थियोसॉफी एक हायर स्टेज पे आया। साइंस को तो वो ग्रहण करता, देखिए जैसे उन्होंने समझाया कि थियोसॉफी का दूसरा आयाम जो है स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन है। और जब हम स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन करते हैं, जब भी हम आपको डिफाइन करेंगे जब और आगे चलेंगे, तो आपको दिखाएंगे कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। चाहे वो वैदिक फिलॉसफी हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जब बातों को करते हैं तो वो है। और साइंस क्या है, साइंस उसके करीब अभी पहुंच रहा है। तो मित्रों, आज का जो विषय थियोसॉफी है वो मेटाफिजिकल साइंस है। वो साइंस है जिसमें हमको क्लेरिवेंस मास्टर हेल्प करते हैं, व्हाइट ब्रदरहुड के साथ है। हम अंदर के, जो हम अपने फिजिकल बॉडी से अंदर की तरफ जा करके मेडिटेशन के माध्यम में, हम और आप सभी जब मेडिटेशन में बैठते हैं और किसी विषय पर जब चिंतन करते हैं और जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज क्या, जिसकी और क्लैरिटी की जरूरत रहती है, ऐसे समय में जब हम क्लैरिटी के लिए जाते हैं तो वो मेडिटेशन के अंदर से एकाग्र होकर के आने पर एक आवाज आती है जो बहुत कुछ सत्य के करीब रहती है। तो मित्रों, यह ही विचार लेते हुए हमने आज के इस टॉपिक का चयन किया है कि आज की डेथ को हम थियोसॉफिकल, और हम डेथ को थियोसॉफी के साथ साथ साइंस के माध्यम से किस प्रकार से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। मित्रों, जब अब हम आते हैं, अगर अब जो पहला जो पिवॉट है, वो धुरी है जिसके ऊपर हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, वो डेथ है। डेथ क्या है? यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो उठता है कि डेथ है क्या। तो डेथ को हम डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन करते हैं तो जो सबसे महान एक फिलोसोफर हुए हैं, प्रोफेसर विटिजिंस्टन। विटिजिंस्टन ने कहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल बीइंग के बारे में बात कहते हैं, आर इन द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन जब होता है तो मैनिफेस्टेशन इज द स्टेज ऑफ presentation of something is living. Manifestation is a living, and when it become unmanifested doesn't mean, जैसे हमने बत्ती जलाई, कमरे में रोशनी हुई, तो रोशनी हुई तो उससे हमने उपयोग किया, लेकिन अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो बल्ब है, एनर्जी है। केवल मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन की बात होती है। और इसीलिए कहते हैं लाइफ क्या है, लाइफ इज ए स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन।
इसको अगर हम पहले जो सबसे ज्यादा कार्य हुआ है, अगर इसको हम मतलब इंडियन फिलॉसफी पे लेके चलें, तो इंडियन फिलॉसफी पर हम जानते हैं कि हमारा शरीर मुख्यतः ये बाय प्लाज्मिक ओरिजिन का है। बाय मतलब दो दो के ग्रहण से हुआ है, यानी हम जो हैं, जो हम मतलब जितने जीव हैं, ये अर्धनारीश्वर के स्वरूप है, शिव और पार्वती के स्वरूप है। ये क्या है? ये बॉडी और सोल का एमलगमेशन है। बॉडी और सोल दोनों मिल करके जब रहते हैं, शिव के साथ जब शक्ति मिली है तो शिव है, और शक्ति विलीन हो जाती है तो शव हो जाता है। तो यह जो स्टेज होता है, यही स्टेज होता है। अब जब बात करते हैं बॉडी, बॉडी जो है वो पेरिशेबल है। जो भी चीज क्रिएट हुआ है इस यूनिवर्स में, जो कॉस्मोजेनेसिस हो या ये हमारे कॉस्मिक हो या सेलेस्टियल बॉडी हो या हमारा टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, हमारे पृथ्वी का कोई भी जो चीज विकसित हुआ बना, उसका अंत होना जरूरी है। चाहे वो हमारी पृथ्वी ही क्यों ना हो, पृथ्वी भी निर्मित हुई और एक समय में पृथ्वी का विलय होगा। और जब हम फिलॉसफी के अंदर जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से इवॉल्व होते जा रहे हैं। आज हम 5वें ग्लोब पे हैं और 5वें ग्लोब के बाद 7वें ग्लोब के बाद हम फिर माइग्रेट करेंगे। चंद्रमा से आए हैं और फिर हम माइग्रेट करेंगे मरकरी की तरफ। यानी हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। So life and world is in a continuous process of a movement. मूवमेंट के अंदर चल रहा है, और उसी मूवमेंट के अंदर व्हाट इज द डेथ, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। डेथ इज द स्टेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। यह सिनेमा हम देख रहे हैं, सिनेमा के बीच के अंदर एक इंटरवल का फेज आता है। इंटरवल का मतलब सिनेमा खत्म नहीं हुआ। हमारी जर्नी जहां से शुरू हुई है मोनार्ट से, और जहां से हम यह 10 रेजेस में आए, जैसे हम सभी जानते हैं कि 3 एलिमेंटल होता है, फिर स्टोन एज में आते हैं, फिर हम प्लांट एज में आते हैं, फिर हम एनिमल एज में आते हैं, और फिर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेकर के हमारे अंदर वो शक्तियां आ जाती है, इतनी हमारे अंदर एंट्रोफी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम यहाँ से इवॉल्व करना शुरू करते हैं अपने उस सोर्स के, जहां से हम निकले हैं मोनार्ट की तरफ, अपने देवता की तरफ जाने लगते हैं। और उस समय फिर 3 देवांचल के स्टेज रहते हैं, तो इस 10 स्टेज के अंदर होकर के हम जाते हैं। यह तो हम बात कर रहे हैं इस रेस के डेवलपमेंट का। तो ये थियोसॉफी क्या बताती है, ये हमारे इसमें क्या कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा, देयर इज 2 पार्ट, एम्बॉयडमेंट या बॉडी, एंड जैसे हम कहें कि हमारा जो है वह देह है और विदेह है। ये बॉडी है और आत्मा। तो आत्मा, बॉडी क्या है? बॉडी मुख्यतः 5 तत्वों का बना हुआ है। मुख्यतः जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो यहां ध्यान रखिए, अर्थ की जब मैं बात करता हूं तो अर्थ के केवल, जब हम मनुष्य या कोई बायोलॉजिस्ट बात करता है तो बायोलॉजिस्ट 5 एलिमेंट को जानता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है, मुख्यतः इनका। लेकिन ये गलत है। हमारे शरीर के अंदर, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले आज 125 एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो जैसे ब्रह्मांड में है वैसे हमारे शरीर में, जैसे पृथ्वी के अंदर है, हमारे शरीर में साइनाइड है। हम लोग बचपन में सुनते थे, जब अपने मित्रों से बात करते थे कि साइनाइड का एक बूंद भी जबान पे ले लो, उसका टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि डालते ही मनुष्य मर जाता है। और हमारे शरीर में अगर साइनाइड न रहे तो हमारा शरीर का विकास ही नहीं होगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम में जुटेगा ही नहीं। 3 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल में बनेगा ही नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। हमारे शरीर के हड्डियों का, दूसरे मसल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो साइनाइड भी जरूरत है, लेकिन कितनी जरूरत है? पार्ट पर मिलियन के हिसाब से बहुत ही छोटे। वेनेडियम की जरूरत है, ट्रेडियम की जरूरत है। जितने रेयर एलिमेंट्स हैं और जितने एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेकर के नीचे तक के, उनकी जरूरत है। यही बातें नहीं खत्म होती है, बातें और आगे तक बढ़ के जाती है कि आज जो बात करती हैं और जो सीक्रेट डॉक्ट्राइन में कहें कि इस एलिमेंट के निर्माण के लिए सब एलिमेंट की जरूरत है। ये सब एलिमेंट जो हैं
ये एलिमेंटल पार्टिकल्स जो हैं, सब एलिमेंट जो कि हमारे प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, ये जेनीवा के अंदर इस पर काम हो रहा है। जबकि हमने कहा विज्ञान का अर्थ है कि जो कहते हैं, हमने कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। अब कितने साल पहले? यह तो अरबों खरबों साल 3.6 या 313 to 14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो 13 to 14 बिलियन ईयर पहले जो विकास की कड़ी हुई है, और विकास की क्रिया हर क्षण होती रहती है, उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस विकास की क्रिया को देखने और जानने की क्रिया को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और जेनीवा के अंदर वो हेड्रॉन कोलाइडल से यह इसका फॉर्मेशन, एलिमेंटल प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करके वह स्पार्क बनाया जाता है, जो कि हम थियोसॉफी में या शिव पुराण के अंदर, श्वेतवत उपनिषद के अंदर जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि एक बिंदु शिव बिंदु से, शब्द ब्रह्म से, वह शब्द के एक छोटे से स्पार्क से ही एक पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो क्या कहता है हिंदू फिलॉसफी? जो कहता है वो हिंदू फिलॉसफी कहता है कि दो के अंदर विभक्त हुआ, वह बॉडी है और सोल है। सोल जो है वह मुख्यतः जिसको कि हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक चार्ज्ड मनुष्य जो कि स्पिरिचुअली चार्ज्ड हो, स्पिरिचुअली जो अडेप्ट के स्टेज पर होता हो, उस मार्ग में क्लेरवियन के तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है, इवोल्यूशन के पाथ पे जो आगे बढ़ रहा है, वो आभास करता है। और यह देखा गया है कि उनके विचार से ये तीन बातों से मिलकर बना है। एक इल्यूमिनेशन रहता है, दूसरा मारुत रहता है, एक स्पेशल वाइटल एयर रहता है, और तीसरा ईथर रहता है। इनके मिलन से, अब जैसे विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी के नाइदर, जब हमने कहा ना कि शिव तभी है जब तक शक्ति उसके साथ लगा हुआ है, तब तक जब शक्ति निकल जा रहा है, वाइटलिटी जब खत्म हो रहा है, यह निकलता है, तो एनर्जी फॉर्मेशन, वह चीजें तत्व रह जाती हैं, पास डिसइंटीग्रेट करने लगती हैं। तो कहा क्या उन्होंने? कहा पहला चीज कि हिंदू फिलॉसफी के वजह से बर्थ एंड डेथ आर ऑल इल्यूजन, यह माया जाल का माया का एक खेल है, जो हम माया के अंदर फंसे हुए हैं। ये समझते हैं कि ये बर्थ होगा, कोई चीज ऐसा नहीं होता है, वो इंटरवल का एक स्टेज। तो यह एक जगलरी ऑफ द माया है, और जगलरी ऑफ द माया के वजह से यह बहुत ही सुंदर है। और यह स्टेज, यह एक कंटिन्यूटी का स्टेज है, हर क्षण हो रहा है, और यह प्रकृति के नियमों के तहत बंधा हुआ है। ऐसा ही विचार स्वामी शिवानंद जी भी प्रस्तुत करते हैं। शिवाजी कहते हैं कि डेथ क्या है? डेथ इज ए चेंज ऑफ एनवायरमेंट। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ग्लोब का भी बढ़ रहा है, फोर्थ स्टेज, या मनुष्य जो है वो फोर्थ रेस, फिफ्थ रेस के अंदर पहुंच रहा है, सब रेसेस में पहुंच रहा है, तो नए वातावरण, नए इवॉल्वमेंट में जाता है। अभी जब हम इसको साइंस के तरफ से और आपके साथ आएंगे, और जब इसकी डिस्कस करेंगे, तो और इसकी चर्चा उस दृष्टि से भी करेंगे। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि इट इज ओनली द चेंज ऑफ एनवायरमेंट एंड एम्बॉयडमेंट। क्यों किसके साथ? कि वह मुख्य प्राण को लेके चलता है। मुख्य प्राण में क्या है? उसके अंदर रिएक्शनरी, ये बहुत जरूरी है, रिएक्शनरी इनर्शिया है, सेरिब्रल मेमोरी है, और एम्बॉयडमेंट ऑफ द माइंड है। ये संस्कार लेकर के, इन गुणों को लेकर के एक स्थान रहता, और बाकी चीज डेसिपेट हो जाते हैं, वह समय के साथ साथ उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, उसको छोड़ता हुआ जाता है। शरीर के इन तत्वों के ही नहीं, अपने और चीजों को छोड़ते हुए यह आगे की जर्नी की ओर अपने कर्म का जिसे कार्मिक कोफिशिएंट को लेकर संस्कार के रूप में जाता है, और उसी कर्मों के हिसाब से, वो कर्मों का हिसाब कैसा होता है? मान लीजिए हम सभी इवॉल्व, यही कहती है, हम सभी इवॉल्व हो रहे हैं उसी तरफ,
लेकिन उस एवोल्यूशन के तरह किसी का एवोल्यूशन कोई वो डिमेरिट नहीं पा जाता है या कोई डिमोट नहीं हो जाता है कि हम चौथे ग्लोब के ऊपर मौजूद हैं, हम चौथे रेस में हम तीसरे रेस पे आ जाएं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्लो हो जाता है। वो वैसे ही है जैसे हम बीज खेत में बोते हैं और अपने कर्मों के द्वारा अच्छा इरिगेशन और मेन्योर डालते हैं तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर नहीं डालते हैं तो जहां हम 10 बोरे गेहूं पैदा कर लेते हैं, वहां नहीं डालने पर हमारा 3 ही बोरा होगा पैदा जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन जितना ही हम उसको ख्याल करेंगे, जितना ही उसके प्रति केयर करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, वाटरिंग करेंगे, टिलरिंग को देखते रहेंगे, उतना ही हम अपने क्रॉप का बढ़ा लेंगे। वैसे ही अपनी इस इवोल्यूशनरी जर्नी को एक्सपीडाइट करने को, तेज करने को हमारे अंदर अधिकार है। ये हम अपने कार्मिक कोफिशिएंट के द्वारा करते हैं। अरे तो शिवा, ये बात बहुत है। शिवा, हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर। अब जो है सबसे सुंदर, हमारे ख्याल से कोई आवाज आ रही, कोई प्रश्न करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, हेलो? आप कंटिन्यू करिए। वो अनम्यूट में से बार-बार अनम्यूट हो जाता है ये। हाँ, अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम लोग, आप जरूर करें, आप थोड़ी देर आप बाद में करें, इसको मोमेंटम को चलने दें, ये आपसे निवेदन है। आप ज्ञानी हैं, हम आपके राय जरूर जानना चाहेंगे, अपने को करेक्ट हाँ करने नहीं में। सर, कोई प्रश्न नहीं है, वो डिस्टरबेंस है केवल, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू, सॉरी सर। अच्छा देखिए, इसको समझाने के लिए मैं प्रश्न उपनिषद, हिंदू धर्म की जब चर्चा कर रहा हूं तो प्रश्न उपनिषद को मैंने लिख रखा है। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। हम समझते हैं विद्वत जन बैठे हुए हैं। मैं प्रश्न उपनिषद के प्रश्नों को, 5 प्रश्न हैं जिसके माध्यम से ये डिफाइन करते हैं, उन्हीं की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो महर्षि पिपलेंदु ने प्रश्न उपनिषद में 6 सवालों का जवाब दिया है। पहला सवाल जब उनसे पूछा गया, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, हमारा क्रिएशन किस आधार पे बना है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन इज बायोप्लाज्मिक। ये क्या है? ये डुअल ओरिजिन का है, बायोप्लाज्मिक है। दैट इज, नंबर 1 इज ए रिया इज ए मैटर ऑफ ए फेमिन, मैटर है और फीमेल क्वालिटी है। और दूसरा जो है प्राण है, जो स्पिरिट है और मस्कुलिन। दूसरा प्रश्न उनसे पूछा गया, व्हाट हैपेंस टू द सेंसेस, माइंड, ऑर्गन्स और बॉडी ड्यूरिंग डेथ? तब उसका जवाब दिया, प्राण इज लाइक ए क्वीन बी। अब देखिए, यहाँ क्वीन बी के बारे में हम समझते हैं कि जब हम बच्चों से चर्चा करते थे और एवोल्यूशन की चर्चा करते थे तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था कि सभी कीड़ों के अंदर बी कैसे इतनी इन्वॉल्व हो गई। बी जानिए, बी के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज और मूवमेंट इतना हाईली इवॉल्व है, इतने एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं कि मनुष्य को उससे लेसन लेना चाहिए। इसलिए कई जगह लिखा है, अनंत कृष्णन ने अपने किताब में लिखा है कि यह बीज जो हैं देव की तरफ से, ये देवता की तरफ से हमारे लिए एक वरदान है। उनके वैक्स और उनके शहद के द्वारा जितनी न्यूट्रिटिव क्वालिटीज हैं, जितनी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, उतने और किसी चीज में नहीं होते हैं। तो ये वरदान है। और बीज जो है सोच समझ में और सामाजिक whatever the socio responsibilities are, they do it very well. They look about the colony, they look about the family, look about the community to the best in the manner which gives us a lesson to understand, which compels us to understand it in the deep manner so that we can inculcate in the life and help in our evolutionary journey. तो वहां ये कहते क्या है कि प्राण is a queen bee. The queen bee leaves the hive. With the worker bees follows her. Queen bees जो होती है काम में भी ऐसा लैंग्वेज देती, पैर के सहारे से उसको कह देती जाओ, और कहाँ जाओ, पूरब की दिशा में 8 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां शहद है, तुम ले आओ।
दूसरे को दूसरे तरह से देती, देखो वहां ईंटा मार के किसी ने हाइव को तोड़ दिया है, जाओ तुम उसका रिपेयर करो। तीसरे को, ऐसे वर्कर को कहती है देखिए पैर से और फेरोमोन्स के माध्यम से कहती है कि देखो वो बच्चा भूखा है, उसको थोड़ा शहद खिला। तो यह कार्य को करती है, लेकिन जब मौत होती है तो क्वीन बी जैसे छोड़ती है, उसके साथ ही सारे वर्कर्स उसको छोड़ते हैं। तो वही कहा उसने, तो कहा क्या, प्राण इज लाइक ए क्वीन बी, इफ द क्वीन बी लीव्स द हाइव, अदर वर्कर बीज फॉलो हर as the pran with all sensory, motor, intellect, mind, etc. follow and leave the body and moves with the soul. सोल के साथ चले जाते हैं। फिर तो तीसरा क्वेश्चन जब पूछा, what and from where प्राण origin, अब इसका जवाब है energy is born from the cosmic womb. It gets transformed into a different shapes and form. यही तो हमारा ये भी कहता है, जब हम इसकी बात करते हैं, साइंस भी कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एम्पैथी है, ये तो सब डिवाइन है, कन्वर्ट हो जाता है। पानी के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को निकाल करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बना लेते हैं। हमारे अंदर जो है, हमने भोजन किया है, जो एनर्जी ग्लूकोज के अंदर था, आज हम उसको निकाल के अपने भाषा के अंदर दे रहे हैं। तो एनर्जी ये हमारी अपनी क्रिएशन नहीं है, ये देव के द्वारा एक ही कॉस्मिक वूम्ब से निकला है, केवल ट्रांसफॉर्म होती है। तो कहा क्या, एनर्जी इज ओनली बॉर्न फ्रॉम द कॉस्मिक वूम्ब, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म, chemical energy, electrical energy, solar energy, etc., etc. Shankaracharya, इसी में कहा, Shankaracharya believe that at the later stage of the structural formation माया comes in. इसको हमने ऐड किया पेपलेंदु में कि ये जब होता है, लेकिन माया कब आ जाता है, जब फॉर्मेशन हो जाता है। हम जब अब इसको और आगे जब हम थियोसॉफिकल एंगल से समझाएंगे कि काम लोग के तृष्णा के बाद आते हैं, और वो डिजायर करता, भगवान नहीं भेजता है आपको, भगवान तो करुणा निधि है। आप उससे प्रण लेते हैं कि मुझे इतने दिन का जन्म चाहिए, मैं अपने कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ, पुनः जन्म लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए देवाचन में, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं अपने कर्मों का क्षय कर करके पवित्र हो सकूं और आपकी ज्योति के समान आपके साथ संग रहने के, आपकी सेवा करने के लिए मुझे शक्ति मिल सके। इस उद्देश्य से तो यही कहते हैं। लेकिन जब वो जन्म लेने लगता है तो माया आके लिप्त हो जाती है। जो नाशवान चीजें हैं उसी के अंदर हमारी सत्ता आ जाती है, उसी के अंदर हमारा सारा कंसंट्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है, और पुनः हम उस माया के भंवर के अंदर अपने कर्मों का क्षय करने लगते हैं। चौथा कहता है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। चौथा प्रश्न करता है, दे आर 3 स्टेजेस। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। नंबर 1 इज द ड्रीम स्टेजेस, ड्रीमलेस स्टेजेस एंड डीप स्लीप स्टेजेस। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉन्शियसनेस स्टेजेस, सब कॉन्शियसनेस स्टेजेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस स्टेजेस। इसमें हमको कोई विशेष बात नहीं करनी है, विद्वत जन सब इसी बातों को जानते हैं। और आखिरी में जो छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज ए मेडिटेशन स्टेज। वह मेडिटेशन का स्टेज क्या है। तब उन्होंने कहा, अ स्टेज ऑफ परफेक्ट साइलेंस। इसके वॉइस ऑफ साइलेंस में भी इसकी चर्चा करते हैं, स्टेज ऑफ परफेक्ट साइलेंस। और फिर परफेक्ट साइलेंस के बाद क्या है, अ स्टेज ऑफ इक्वेनिमिटी। स्थिर प्रज्ञा का वो स्टेज है जब हम राग और द्वेष से परे हो जाते हैं, न मेरे अंदर कोई राग रहता है न द्वेष रहता है। इट इज ए स्टेज ऑफ शब्द ब्रह्म। वह सब ब्रह्म ओम का स्टेज है। बहुत अच्छा हमारी एक बहना ने इस पर सुनाया था। वह एक ओम का स्टेज है जिससे पूरा ब्रह्मांड का विकास होता है, हो रहा है और आगे भी होगा। उसी एक छोटे से शिव तत्व के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, पहले से अंकित हैं,
वो कुंडलिनियों के बाद से धीरे धीरे जागृत होती जा रही हैं और भविष्य में भी जागृत होंगी। फिर आखिरी प्रश्न पूछता है, वेयर डज द पुरुष और ए मैनिफेस्टेशन स्टेज लाइज? वेयर डज द पुरुष एंड द मैनिफेस्टेशन स्टेज लाइज? तब इसका जवाब देते हैं, इट लाइज इन द ईच पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अलर्टनेस। यानी अब यहां देखिए, फिजिकल अलर्टनेस जो जागृत किए हुए हैं और स्पिरिचुअल अलर्टनेस में, यानी when you are in the loka of, when you are in the स्थूल body or when you are in the physical loka and when you are in the astral as well as in the causal loka, उस स्टेज के अंदर ये जागृत होती है। फिर कहते हैं, थोड़ी सी बात पपलेंदु को यहाँ और हम जोड़ना चाहेंगे। फर्दर स्टेटेड that at the time of death the body perishes, ये तो हम सभी जानते हैं, along with the senses and buddhi, intellect, thereby leaving behind mind, soul attached at one place as a sanskar and travel to a suitable new embryonic form as a matrix for a rebirth and new journey। ये बात को हमने पहले भी समझाया है और आगे भी ये बहुत अच्छे तरीके से थियोसॉफी के ग्रंथों के अंदर समझाया गया है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। The soul mind combo with a sanskar attached goes for the rebirth or a new journey। ठीक है, अब इसके बाद यही कहते हैं, यही विजया श्रवण के पुत्र, जो विजयशरण किंग राजा विजयशरण जो दान की क्रिया कर रहे थे, और उनके पुत्र नचिकेता ने जब उनसे पूछा था कि आप हमको किसको दान करेंगे, क्योंकि जो आप दान कर रहे हैं वो इरिटेटेड था कि दान सही रूप से नहीं हो रहा था, और जिस तरह से कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सभी इसके ज्ञाता हैं। और जिस प्रकार से वह कठोपनिषद में भगवान के पास जाता है, यम के पास जाता है और प्रश्न करता है, वह भी इन्हीं तत्वों को उजागर करते हैं। मैं यहाँ पर कठोपनिषद को लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय जल्दी बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है। अब मैं दूसरे धर्मों की चर्चा करता हूँ कि दूसरे धर्म में ये क्या कहे गए। हमें बहुत और धर्मों के बाद, जबकि हमारा उद्देश्य है, हमारे फिलॉसफी का उद्देश्य है कि हर धर्मों की चर्चा करें और कंपैरेटिव एनालिसिस करें, इसलिए मैंने इसको इस रूप में भी देखने की कोशिश की है। और मैंने देखा है इस्लाम में क्या कहते हैं। इस्लाम में एक इमाम मोहम्मद अल मस्तूर नाम के विद्वान हैं, इमाम हैं, और उन्होंने इसके बारे में, डेथ के बारे में क्या कहा है। अपने धर्म के बारे में कहते हैं, रिलीजन इज नॉट ओनली प्रेयर एंड फास्टिंग। रोजा की तरह केवल फास्ट करना और 5 बार नमाज पढ़ना ही रिलीजन नहीं है, बट इज ऑल्सो मेकिंग प्रॉस्परस द वर्ल्डली लाइफ। मतलब हमको अपने वर्ल्डली लाइफ को भी पवित्र करना है, प्रॉस्पर, उन्नत के ओर ले जाना। उन्नत की जब बात करते हैं, केवल मेटेरियलिस्टिक उन्नत की बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल उन्नत की बात करते हैं। रोजा कभी कंप्लीट आपका नहीं होगा अगर आप रोजा अफ्तार करें और आपके बगल में एक गरीब आदमी भूखा बैठा रहे, तो वो रोजा कबूल नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि यह आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं। और यही नहीं, देखिए यहाँ क्या कहते हैं आखिरी में, एंड लाइफ आफ्टर डेथ। कुरान के अंदर पुनर्जन्म की बात नहीं कहती है, लेकिन जब वह जजमेंट का डे आता है, कयामत का दिन आता है, जब वहां आते हैं, वहां के लाइफ सुधारने का कार्य भी एक मनुष्य के कर्मों में आता है। द वन हु डिस्कवर हिज सोल, देखिए यहां भी आत्मा करते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है और ये जान लेता है कि ये परमात्मा का स्वरूप है। डिस्कवर हिज लॉर्ड, देखिए उनके वर्ड, द ट्रूथ इज दैट एंटायर यूनिवर्स इज हिडन विद इन यू एंड इन योर बॉडी। इस्लाम और हिंदू धर्म का जितनी चर्चाएं कहे हैं, उसमें हमारे आपके अंदर भेद है, हम अपने अंदर द्वेष पाले हुए हैं, अन्यथा भगवान की वाणी
जिस माध्यम से आए सिर्फ सत्य ही, करुणा और प्रेम ही देती है। हम आप उसका जिस तरह से करें। क्रिश्चियनिटी में क्या कहता? क्रिश्चियनिटी में हमने मैथ्यूस की बातों को लिया है जो 6 कॉज के अंदर है, और एक वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इन क्रिश्चियनिटी डेथ इज ए जर्नी ऑफ सोल टू रीच द स्टेज ऑफ 5th इनिशिएशन। जैसे हम लोग बात करते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इनिशिएशन, पवित्रता के स्टेज में, वह स्टेज जब से प्रज्ञा को आप प्राप्त करते हैं। दे आर नोबल मैन। कौन कौन होता है जो वहां पहुंच पाता है? दे आर नोबल मैन एंड आर कॉल्ड एज एलेक्ट and have unfolded all their latent divine qualities, thereby are in the deep relationship with the God and Father, as what? As father and son. With father and son, cooperating, coordinating with the white brotherhood, and have reached to the stage of Christ consciousness. कितना सुंदर तरीके से यहां भी डेथ को डिफाइन करता है। मैं तो गोरखपुर से आता हूं और गोरखपुर एक कर्म भूमि रहा है कबीर का। मैं यहाँ पर डेथ की परिभाषा को यहाँ पर इस फिलोसॉफिकल एंगल से खत्म करते हुए केवल एक कपलेट के द्वारा आपके सामने रखना चाहेंगे। जो मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, जो मरने से जग तो डरता, मेरा मन आनंद, कब मरियो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। मरने का उद्देश्य इज ए प्लेजर बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट योर पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ, मरते मरते जग मुआ, अवसर भुला न कोय, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना हो। फिर उसको पुनः मरने की नहीं है, वह फिर ही हैज गॉट ए सैल्वेशन, अ लिबरेशन। यह दोनों के अंदर बहुत कुछ, जितनी बातें कहते हैं इसके अंदर अपनी बातें आ जाती है। मैं तो समय का अभाव में घड़ी देख रहा हूं, वो तेजी से भागता चला जा रहा है, इसलिए मैं अब विज्ञान के दृष्टि से इसको परखने की कोशिश करता हूं। विज्ञान क्योंकि जल्दी खत्म होगा, थियोसॉफी के अंदर भी मैंने उसको जोड़ने की कोशिश किया, थोड़ा ही पार्ट रह गया, उसको भी मैं ले। सर अब साइंस के माध्यम से क्या होता है? तो साइंस के माध्यम से दो विज्ञान जो इसमें बहुत तेजी से कहे जाते हैं, एक जेनेटोलॉजी कहा जाता है। जेनेटोलॉजी एजिंग की बात कही जाती है। देखिए, एजिंग के बाद डॉक्टर कहता है कि अगर आप नियमित लाइफ रखें और सत्य भोजन करें तो आपका जीवन बढ़ेगा। एक सिगरेट पिए तो हो सकता है आपको असर न पड़े, लेकिन हम आपको बताएंगे एक सिगरेट से आप एक दिन की उम्र खत्म कर लेते हैं। तो पोल्यूशन और कंटेमिनेशन, अगर आप नियमित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कि इस साइंस को जेनेटोलॉजी कैसे एज को बढ़ा देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम आपको इसको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। और दूसरे थेनोलॉजिस्ट कहेंगे दैट इज द साइंस ऑफ डेथ। आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, इसमें जो जानना चाहेंगे जानेंगे। यूथेनेसिया की बातें हो रही हैं। यूथेनेसिया वह बीमारी है, वह चीजों की बात हो रही है कि एक मनुष्य जो कोमा के अंदर है, जो कि कोई इंटरैक्शन एनवायरनमेंट से नहीं है, उसके नाक के अंदर नली पड़ी है जिससे ऑक्सीजन उसके फेफड़े में चला जा रहा है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कर रहा है, आर्टिफिशियल फीडिंग कर रहा है, क्या उसके मरने की इजाजत? ये भी थेनोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ये भी इसकी चर्चा करते हैं। तो अब जब हम एक साइंस के एंगल से, एक डॉक्टर के एंगल से, एक उस एंगल से वो डेथ को देखें, तो डेथ जो होती है वो साइंस के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक कहते हैं हमारा क्लिनिकल डेथ हो गया, दूसरा कहते हैं कि यह हमारा जो डेथ है ये ब्रेन डेथ हो गया, तीसरा कहते हैं कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर के वजह से डेथ हो गया, सिम्टम के फेलियर के, किडनी और इसके फेलियर के डेथ हो गया। नॉर्मली ये मुख्यतः 4-5 तरीके के हैं जिसके वजह से नॉर्मल डेथ ना हो करके, जेनेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि एजिंग के वजह से डेथ हो गया। एजिंग में क्या होता है, जो आजकल बहुत लोग कहता है कि हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए।
हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे अंदर ब्रह्मांड के जितने तत्व हैं वो आपके अंदर मौजूद है। अगर ऑक्सीजन, और करते क्या है, हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैंगनीज ना रहे तो हमारी ग्लूकोज का पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा ही नहीं। तो मैंगनीज अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अतः मैंगनीज होना किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, तो यही कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट लीजिए आपकी एजिंग बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है कि हम अपने क्रियाओं के वजह से इन आयनों का मूवमेंट एक्शन को रोक देते हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या में हमारे शरीर में मौजूद है। तो अब एक डॉक्टर कैसे डिफाइन करता है डेथ, वो कैसे सोचता है, उसके डॉक्टर के लैंग्वेज में कहें तो डॉक्टर कहता है कि अ पर्सन हु इज डाइंग, इसको कहता, पहला कहता है इज ए पर्सन विद ए पोलर मॉर्टिस। ये बात नाम ना याद रहे, इसका मतलब क्या है ये हम समझाते जा रहे हैं। इज ए, मनुष्य जब मरता है तो डॉक्टर देखता है, पहला उसके रेटिना को खोल के देखता है, रेटिना पे नहीं है, कॉर्निया पर एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, नर्व का चलना, वो नाड़ी को देखता है, नाड़ी नहीं चल रहा है, चेस्ट पे देखता है, चेस्ट पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको उसको इनिशिएट करने की कोशिश करता है, उसको हिट करने की कोशिश करता है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब वो डॉक्टर कहता है कि डेथ हो गया। और डेथ होता है तो चेंजेस क्या आते हैं शारीरिक के मूवमेंट में, पहला जो होता है वो पोलर मॉर्टिस होता है, दैट इज, वो कहते हैं पेलनेस स्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ डेथ। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते जाते हैं। दूसरा जो होता है वो अगोर मॉर्टिस होता है, धीरे धीरे बदन का, हमारा टेम्परेचर 98.4 डिग्री हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती रहती है, इसीलिए हम वार्म ब्लडेड एनिमल रहते हैं। अगर जरा भी हमारे अंदर इम्बैलेंस होता है तो ताप बढ़ जाता है, 100 डिग्री हो गया, बुखार हो गया, तो ये बुखार हो जाता है। तो मित्रों, यह क्रिया जो होती है इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर रिड्यूसेस अंटिल इट रीच अ मैचिंग विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। इस क्रिया को कहते हैं एल्गर मॉर्टिस हो गया है, इसलिए डेथ हो गया। फिर कहते हैं रॉजर मॉर्टिस हो जाता है, दैट इज स्टिफनिंग ऑफ द लिम्स हो जाते हैं। फिर कहते हैं लिवर मॉर्टिस हो जाता है, दैट इज ब्लड बिकमिंग थिन, पानी जो होता है वो थिन होने लगता है। और यही नहीं होता है, वो हमारे पैर की तरफ जमा शुरू होता है, तो पानी जो है, जो मतलब हार्ट का फंक्शन, वेन्स का फंक्शन खत्म हो जाता है, ग्रेविटेशनल आकर के पैर की तरफ जमा होने लगता है। इस फिनोमेना को कहते हैं लिवर मॉर्टिस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्यूट्रिफिकेशन होता है, डिकम्पोजिशन, हमारे शरीर होती है, बदबू आने लगती है, डिकम्पोजिशन होने लगता है, और फिर स्केल्टनाइज हो जाता है, जिसको गाड़ दिया जाता है, उसके सारे शरीर जो सब हैं, मांसपेशियां, ब्लड वेसल्स, ये सब गल जाते हैं और स्केलेटन के फॉर्म में रह जाता है, इसको स्केल्टनाइज कर देते हैं। और बाकी में अगर सदियों के बाद होता है तो उसको फॉस्फोलाइजेशन कहते हैं। तो मित्रों, यह जेनेटोलॉजिस्ट, ये थेनेरोलॉजिस्ट जो होते हैं, डेथ के बारे में डॉक्टर किस तरीके से डिफाइन करता है, यह इसके बारे में हुआ। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कि हम अब हम चाहेंगे कि पहला एक स्लाइड दिखला दें, जो स्लाइड नंबर 6 के नाम पे, अगर आप दिखा सकें सर तो। और हम तब तक बोलते जाते हैं जब तक वो लगा रहे हैं, हमारी आवाज तो आती जाएगी ना। हाँ, ये आवाज, हाँ देखिए, लाइफ इज बायोलॉजिकली, यहाँ ये बहुत अच्छा डायग्राम है, यह एक सिल्क मॉथ का है, बॉम्बिक्स मोराई का है, डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल चार्ट है। बॉम्बिक्स मोराई का जो पहला पत्तियों के ऊपर जो अंडे देख रहे हैं, वह अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद बहुत ही, जितना अंडा देख रहे हैं उससे भी छोटे आकार के उसमें से एक लार्वी निकलता है। वो इस डायग्राम में नहीं दिया है, लेकिन वो लार्वी भोजन करते करते यह कैटरपिलर में बदल जाता है। और कैटरपिलर जो होता है वो ककून के फॉर्मेशन में चला जाता है। ककून का फॉर्मेशन जब आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि डेथ पार्ट है, उसी का चौथा फिगर जो है काट के दिखाया गया है। और काट के दिखाने के बाद वो बटरफ्लाई या मॉथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और मॉथ का काम सिर्फ
फर्टिलाइज का, दूसरे का कल्याण करना है और अपना भोजन लेने के बाद वो अंडा दे करके अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। हम बताना इसमें क्या चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि ये इवोल्यूशन की क्रिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ हो गया, क्या अंडा मर गया? नहीं है, अंडा की शक्ति परिणित हो गई। तो बायोलॉजी भी आपके थियोसॉफी को सपोर्ट करते हुए कहता है कि डेथ इज ओनली ए स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एवोल्यूशनरी जर्नी। यह एवोल्यूशनरी जर्नी एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सीड, अंडे से निकल करके वह एक लार्वी में बनता है, लार्वी से वह कैटरपिलर में बनता है, और कैटरपिलर से वो प्यूपा के अंदर आता है, और प्यूपा से वो सिल्क में बनाता है। जब प्यूपा के अंदर रहता है तो न वो सांस लेता है, न भोजन करता है, वो एक डीप मेडिटेशन के स्टेज में रहता है। और अपने को बचाने के लिए वो कोठरी में चला जाता है, उस कोठरी के ऊपर सिल्क मार्क जो है वो अपने सर से निकाल करके सिल्क थ्रेड बना देता है और बनने की क्रिया। तो अब अर्थ क्या है? अर्थ हमारा सिर्फ यही बताना है कि इस डायग्राम के द्वारा कि केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, कोई ऐसा खत्म नहीं हो रहा है, बदल रहा है। तो डेथ को एक फियर के रूप से नहीं लेना चाहिए, उसको इस प्रकार से लेना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न जब आता है कि डेथ और लाइफ में क्या, धन्यवाद सर, अब हम लोग आ जाते हैं, हम जो दूसरा है उस डायग्राम को ला सकते हैं। हमारी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी जी। तो हम वो डायग्राम रहेगा, हम बोलते जाएंगे और उसको समझाते जाएंगे, समय नहीं बर्बाद होगा। तो सर वो डायग्राम लगा दीजिए, धन्यवाद। ठीक है। अब मित्रों, अब प्रश्न होता है कि जब किसी से पूछा जाता है कि लाइफ क्या है और डेथ क्या है, तो लाइफ क्या है? लाइफ जो है वह है जहां की प्रोटोप्लाज्म है। आजकल ये कहना, पहले कहते सांस ले लिए तो लाइफ है। अरे ककून में लाइफ है, वो सांस तो लेता ही नहीं, वो तो ककून बंद है, उसको भोजन तो करता नहीं। तो जो ये कहे जो चलता हो वो जीवन है? नहीं। जो भोजन करता है वो जीवन है, जो बढ़ता हो वो जीवन है? नहीं। कई ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में रखे रखे बढ़ जाते हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो कि ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, हर एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता रहता है। कई ऐसे तत्व हैं जो एक के अंदर बदलते भी रहते हैं। तो ये नहीं, तो पहला चीज है कि लाइफ उसे कहते हैं जो कि सेल का बना रहे, प्रोटोप्लाज्म का बना रहे, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। लाइफ के बाद दूसरा स्टेज जो आया, दूसरा स्टेज जब आते हैं तो हम कहते हैं कि जिसके अंदर इरिटेबिलिटी रहे, कि अगर आपने छुआ, गुदगुदाया तो उस पर रिस्पॉन्स करें। ये छोटा सा छोटा जीव, जब बात करते हैं, मिश्रा जी अमीबा की बात करते हैं, अमीबा के ऊपर भी अगर आप एसिड डालिए पानी के अंदर, तो जहां अमीबा है वो पानी के विपरीत दिशा की ओर भागता है। तो जहां से उसका दुश्मन आता है, जहां से उसका कोई एक स्टिमुलेंट आता है जो उसको हानिकारक रहता है, उसके दूसरे दिशा में जाता है। इसको हम टैक्सिस कहते हैं, ट्रॉफी कहते हैं। प्लांट के अंदर भी है, जगदीशन बोस ने कहा प्लांट के अंदर भी लाइफ है। तो वह जो मूवमेंट जो सूर्य की तरफ होता है उसको हम फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं, सूर्य की तरफ चलने की क्रिया करते हैं। और अपने आप ऑटोमेटिक प्लांट को कुछ भी सीड को रख दीजिए, उसकी जड़ें हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कहते हैं। तो टैक्सिस और ट्रॉफिज्म प्राप्त करे, जो मेटाबॉलिज्म करे, हर क्षण जिसके अंदर क्रियाएं होती रहें, यानी कौन बनाता रहे और बिगाड़ता रहे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हर क्षण हर रोज आपके अंदर 70 अरब सेल्स मरते हैं और 70 अरब सेल्स जीवित होते हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में हर क्षण ग्रहों का निर्माण हो रहा है और ग्रहों का विनाश हो रहा है। तो जैसे ऊपर वैसे नीचे है। तो लाइफ उसे कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म शो करता है, जहां निर्माण भी होता है और जहां विलय की भी क्रिया होती है। और लाइफ उसके बाद वह भी है आखिरी में जो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने ही आकार का एक मिनिएचर फॉर्म बनाता है। अब मित्रों, लाइफ की जब बात इस प्रकार हम लोगों ने कर दी, तब अब आता है कि ये एक डायग्राम हमने आपके सामने रखा है। यह क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं हमारे दो तरह के जीव पाए जाते हैं। छोटे जीव मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं।
अगर वो अमर रहते हैं, उससे हमारा विकास है। इसीलिए मैंने कहा क्या हम अमर रह सकते हैं? क्या ये कहानी जो महाभारत के अंदर लिखी गई है कि भीष्म अमर थे, वो उनकी इच्छा मृत्यु थी, क्या हमें भी ऐसी इच्छा मृत्यु हो सकती है या काल्पनिक घटना हो सकती है? मैं जब महाभारत को देखता हूँ साहब, तो मैं अचंभित रह जाता हूँ, क्योंकि अब वैज्ञानिक कहते हैं कि हम उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें हम अपनी जीवन काल को ही नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम कुछ कुछ करें तो अमर भी हो सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि अमर ही नहीं होते हैं। महाभारत तो गजब की किताब है। आज हम बात करते हैं क्लोनिंग के बारे में, आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कुंती के पुत्र उत्पन्न हो गए भगवानों से। ऐसा क्या संभव है? हाँ, संभव है। इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस के माध्यम से किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर का काम हुआ है। गंधर्व की वे छोटा सा पेट के अंदर गोला निकला है, जिसको उसने 100 टुकड़ों में काट के 100 हड्डियों में रख दिया। आज हम टिश्यू कल्चर का काम करते हैं, और केले का, पपीते का, जो एक तरह धान के खेत में क्लोन्स का हाइब्रिड बनाते हैं, जो एक तरह के बीज देते हैं, एक तरह के रूप में होते हैं। तो टिश्यू कल्चर की भी चर्चा वहां की गई है। तो मित्रों, जब हम इसकी बात करते हैं कि क्या मौत संभव है, तो मैं इस डायग्राम में आपको यही दिखाना चाहता हूं कि यह डायग्राम के अंदर यह एक अमीबा की जाति है, एंटमी, जो इसलिए मैंने इसको रखा है जो आपके शरीर से लगा हुआ है। ये पहले 3 स्ट्रक्चर के अंदर जो एरो दिखाया हुआ है, पहला 2-3 वहां से, इन 3 स्ट्रक्चर में देखेंगे कि वह अमीबा जो है डमरू के आकार में होता है, फिर 2 हिस्से में बदल जाता है। वो मरता नहीं है, वो कुछ दिन तक अपने एडल्ट लाइफ रखने के बाद 2 डॉटर्स में बदल जाता है, यानी वो अमृत पिए हुए है। तो जब हम बात करते हैं प्रोटेस्टिया की, एल्गी की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, या ऐसे सहते ऑर्गेनिज्म की जो कि एक कोशिका के बने रहते हैं, उनमें मौत नहीं आती है। वो अपने अंदर की इसी विघटन के समय अपने अंदर के उन तत्वों को जो आप उनके अंदर बुढ़ापा लाता, उसको अपने सराउंडिंग पानी में फेंक देते हैं, और नए विगर के साथ, नए उसके साथ जीवित रहते हैं। क्या ऐसा मनुष्य के अंदर भी हो सकता है? अरे होता है भाई। मनुष्य का शरीर 2 तरीके के सेलों से बना हुआ है। एक कहते हैं सोमैटोप्लास्ट, एक को कहते हैं जर्मप्लास्ट। सोमैटोप्लास्ट वो शरीर है जो जल जाता है। मेरा पुत्र क्या है? मेरा पुत्र मेरा एक जाइगोट का फॉर्मेशन है, मेरे और मेरे पत्नी के संभोग से, जो उनका ओवा और मेरा स्पर्म मिलके बना। ये मेरा स्पर्म बना कहां से है? मेरा एक जर्मिनल सेल से बना है, और वह एक नई क्रिया को करता रहता है। तो पुत्र क्या है? पुत्र is a replica of the combination, is a hybrid combination, a new genetic recombinant of the father and mother cell called as a germ plasm. तो यह भी संभव है, और आज तो स्टेम सेल के माध्यम से यह कार्य बहुत तेजी से हो रहा है कि आपके डुप्लीकेट बनाने की क्रिया भी इसके अंदर दी हुई है। मित्रों, जब ऐसी बातें करते हैं, जब अब हम 1-2 एग्जाम्पल आपको देते हैं, समय तो होता जा रहा है, और जब आप कहिएगा सर देर हो जाएगा, तो मैं उस बात को बंद कर दूंगा, किसी और दिन अपनी बातों को चर्चा करूंगा। मैं ये चाहता था कि जो जाए वो कम्युनिकेट हो जाए, जल्दी जल्दी भागते तो चीजें दूर हो जाती हैं। इसलिए शेखर जी, जब आप कहिएगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा। अब शायद 5 मिनट हमारे पास और रह गया आपके समय के अनुसार से। तो अब जैसे अब तमाम चीजें हैं, क्रायो रेफ्रिजरेशन की बात होती है, उसमें स्टेम सेल को रख दीजिए तो जीवित रहेंगे। आपके शरीर को एम्बार्टमेंट, जो उसमें पिरामिड्स के अंदर जो राजाओं के शरीर रखे गए हैं एम्बार्टमेंट करके, वो रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर लगा दिया गया, सड़ने नहीं दिया जा सकता। वैसे अगर स्टेम सेल को रखें तो आपका पुनः बाद में आपके रूप को आज से 1000 साल बाद भी निकाल करके हम बना सकते हैं। यह कार्य जो सबसे बड़ी चीज है, मेढक के अंदर देखा गया। एक मेढक जो 4 साल तक वो बर्फ के अंदर ढका हुआ था, लोग यही समझते कड़ा हो गया था, न खा रहा था, पी रहा था,
कुटेनियस कुछ ऑक्सीजन उसके अंदर जाता रहा होगा, लेकिन अदर कुछ नहीं था। वो 4 साल बाद जब धूप निकली, बर्फ पिघला, तो उसके 10 मिनट के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर चेतना पुनः आ गई। यानी मौत की जब बातें हम करते हैं तो यह चेतना के वजह से यहाँ भी लगा रहता है और इसके अंदर दिखाई देता है। मित्रों, जो ये दूसरा डायग्राम जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, वो यही बताने की कोशिश किया है कि इसके ऊपर एक सिस्ट है। इस सिस्ट के माध्यम से वह वातावरण के अंदर कई साल तक रह जाता है। जैसे आप, सबसे बड़ी बात है, रेगिस्तान के अंदर चले जाइए, कई साल तक, सहारा डेजर्ट में कई साल तक पानी नहीं बरसता है, लेकिन जब पानी बरसता है तो कुछ न कुछ बीज अंकुरित हो जाते हैं। उसके पानी को लेके जाइए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो कुछ तरह के छोटे छोटे जीवाणु भी दिखाई जाते हैं, जिसे प्लैंक्टन कहते हैं। ये प्लैंक्टन एक समाधि के स्थिति में 5 साल तक इसी शिष्ट को बना करके पड़ा रहता है और पुनः इस शिष्ट को माध्यम से आगे की ओर निकल आता है। तो मित्रों, यह बातें, समय का अभाव है और मैंने 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करने की बात कही है, तो यह बातें भी इसके अंदर बताती है कि किस प्रकार से होता है। और अब हम जेनेटोलॉजिस्ट की बातों को छोड़ देते हैं, छोटी सी बातों को मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं थियोसॉफिकल एंगल से इस बात की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, और इसके अंदर केवल हम साइंटिफिक एंगल से एक और केसेस को बताते हुए अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा, आपके प्रश्नों के साथ जुड़ना चाहूंगा। तो मित्रों, अब यहाँ जो बात होती है, हम इसको छोड़ देते हैं। जो जेनेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि कैसे न्यूरॉन की कमी होती है, डेथ क्यों होते हैं और कैसे हम अपने डेथ को बचा पाएंगे, हमने थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया है कि किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हम ब्रह्मांड का अभी कुल विकास 6 से 7% हुआ है, वैसे मनुष्य के सेरेब्रल विकास भी 6 से 7% ही हुआ है। तो 6 से 7% ही मनुष्य का सेरेब्रल विकास हुआ है और उसके अंदर हम इतने विकसित हो गए हैं। मित्रों, अब अगर यह देखा जाए कि किस प्रकार से अब हम आपको 2 आदमियों को इसकी चर्चा करते हैं कि कुछ बातों को मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द सेम फिलॉसफी बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन लिटरेचर। जिस लिटरेचर में जो सबसे पहला किताब मैं आपकी जो चर्चा करने जा रहा हूं, वो रेमन मूडी की किताब है, NDE, दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस। उनके किताब का नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। मैंने इसको लिया है। उसके बाद मैं दूसरी किताब जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसका नाम है माइकल शोबॉन। उनका है रिकलेक्शन ऑफ डेथ। तीसरी बात जो है D.A. शील्ड का है, Across Culture of Belief in Out Sources of Body। और चौथी किताब जो मैं ले रहा हूं वो कार्ल बेकर का है, A Certainty of Near Death Experience in China and Buddhist Land। यहाँ उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि फिलॉसफी की है। और डॉक्टर बेल का भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो डॉक्टर बेल के एक्सपेरिमेंट से मैं शुरू करता हूं, जो बहुत छोटा सा है। डॉक्टर बेल एक कार्डियोलॉजिस्ट के पेशेंट थे। उनका एक पेशेंट आता है, वो मर जाता है और मतलब क्लिनिकली डेथ हो जाता है। और क्लिनिकली डेथ होने के बाद जब मरा रहता है तो उसके पेशेंट का नाम रहता है डेनियल है, जो 25 साल का है। और तब वो डेनियल जो देखता है कि हमको लोग डेथ कर रहे हैं, लेकिन वो मरा नहीं है, वो सुन रहा है सबकी बात को। और जो तकलीफ के अंदर जिस समय एक्सीडेंट हुआ था वो तकलीफ से वो आगे आ चुका है। और तकलीफ से आके वो बाहर देख रहा, तकलीफ नहीं है, सभी लोग वहां रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं रहता है। और लौट के आता है। लौट के आने के बाद वो अपने डॉक्टर, अपने मित्रों से बताता है कि वह एक गार्डन में गया। वो एक रोशनी आती है, रोशनी उसे ले जाके गार्डन पे ले जाती है। और उस गार्डन पर देखता क्या है कि उसके पूर्वज, उसके मित्र वहां मौजूद हैं। और पूर्वज और मित्र मौजूद हैं, उनको देख करके उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन वो उन दोनों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। यानी जब भी ये भी साइंस कहता है और ये थियोसॉफी के अंदर भी हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों कहते हैं कि जब हम उस जर्नी पे रहते हैं तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को डिस्टर्ब या कम्युनिकेट नहीं करती है। यहाँ वो कहता है नहीं कम्युनिकेट हो पाता है, लेकिन वो लौट के आता है और लौट के आकर अपनी इस बातों को कहता है।
अब इन किताबों के अंदर, क्योंकि समय अभाव हो गया, मैं एक न्यू डेथ एक्सपीरियंस की बात करता हूं, जो रेमन मूडी के अंदर हो या ये माइकल शिबॉन के है, रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो ये रिकलेक्शन ऑफ डेथ एक्सपीरियंस में उन्होंने 3 तरीके से बताया है। एक तो कहा नियर डेथ, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस है, और दूसरा है वह एक्सपीरियंस उन पेशेंटों का एक्सपेक्टेड डेथ, जो कि बैठे हैं कोमा में, कल मरने वाले हैं, डॉक्टर ने दे दिया कि अब हम कुछ नहीं करते हैं, उनके अंदर जब वो रिसर्सेशन हो जाता है, जो पुनः आते हैं तो क्या बात करते हैं। और दूसरा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जब वो आत्मा बाहर निकल जाती है और बाहर जाती है तो क्या करते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो पहला केस जो होता है वह एक आदमी का EEG देखा जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम लिया जाता है। पहले तो ये देखा गया, जो हमने शुरू में बताया कि उसकी नाड़ी देखी गई, देखा गया। अब कहा गया कि नहीं है, उसको कोशिश किया चेस्ट के ऊपर बीट देने के लिए, EEG लिया, तो EEG प्लेन आने लगा। लेकिन प्लेन आने के बाद फिर इसी तरह की क्रिया करते रहे, पुनः वो आदमी जीवित हो जाता है, उसका EEG धीरे धीरे रिवाइव करने लगता है, और वह आदमी मुसलमान रहता है। रेमन मूडी कहते हैं वह आदमी क्रिश्चियन रहता है, जो पुनः जन्म विश्वास नहीं करता है, और इन बातों को इसके पहले वो झूठ मानता है। वो क्या बताता है? वो बताता है कि हमारी एक रोशनी आती है और रोशनी लेकर के हम उसके तरफ जाते हैं, और जब उसकी तरफ जाते हैं तो हमें वो रोशनी जब वहां पहुंचती है, और जब हम उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तभी एक पैनोरामा व्यू हमारे सामने आता है, और अपने जन्म से मृत्यु के समय की सारी घटनाएं हमारे सामने घूमने लगती है, और घूमने लगती है। फिर हम अपने अंदर ही एक ग्लानि की भावना को महसूस करते हैं, देखते हैं कि मैं इतना पवित्र नहीं हूं जो उनकी तरफ चल सकूं, और अपनी आंख चुराने, जैसे हम चोरी करके या कोई गलत काम करके पहले बार घर की ओर आते हैं तो अपने लोगों से आंख बचाने लगते हैं, अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो महसूस करता है, और महसूस कर करके वो लौटता है, वो उसके साथ जाने के नहीं करता, और प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे पुनः जन्म की आवश्यकता है, मुझे अपने कर्मों को क्षय करने के लिए इतने दिन का मौका दीजिए, मुझे इस परिवार में जन्म लेना है, यही सूटेबल परिवार रहेगा जहां हम अपने उन कर्मों का क्षय कर पाऊंगा। तो अतः हम भगवान को जो शुरू में दोष देते थे, दोष उसका नहीं, हम अपनी इच्छा से प्रभु से अपना जन्म मांगते हैं, जन्म की समय मांगते हैं कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे, और कितने समय तक जीवित रहने के बाद हम अपने कर्मों का क्षय कर लेंगे। लेकिन जब वह जन्म लेकर पुनः आता है तो माया में लिप्त हो जाता है। जो वह जिस भाव से वह जन्म लेता है, उस भाव को वह अब अपने आगे नहीं रख पाता, और ऐसी स्थिति के अंदर वह आ जाता है। तो जब उससे पूछा गया तो तमाम ऐसे लोग थे, जो रेमन मूडी या माइकल सिमन ने जो कहा कि ऐसे लोग थे, वो बोलने से कम हो गए, चुप हो गए, धार्मिक हो गए, उनके अंदर परिवर्तन हो गया, या जो नहीं विश्वास करते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें कुछ ऐसे आए, उन्होंने कहा कि हम मरे थोड़े ना, हमारा सेल, अब यहाँ से अगर वो एक सेल का दिखा देते तीसरा एक डायग्राम, अब तो खैर बहुत लेट हो गया सर, छोड़ दीजिए। तो वह अल्फा बीटा और गामा रेज हैं, ऊपर की तरफ निकलते रहते हैं। वो गामा के रेस के वजह से हमारा अपर सेरिब्रल सेल हो जाता है, और हमने एक डायग्राम रखा था कि किस प्रकार से हमारा पीनियल बॉडी, हाँ ये देखिए, ये पीनियल बॉडी का डायग्राम दिए हैं। ये सेंटर की तरफ जो पीनियल बॉडी है, यह हमेशा जागृत रहता है। ऊपर के सेल, जो टॉप के लेवल के सेल्स हैं, वह जो है वही ECG के अंदर लेते हैं, इलेक्ट्रो जो इंसेफेलोग्राम के अंदर आते हैं, और अंदर का पुनः वो प्रेरणा के साथ में, दूसरे डायग्राम में ये दिखाना चाहता था कि कैसे प्रेरणा एक दूसरे में जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा के साथ आता है। इसी के पहले वाला जो एक डायग्राम और दे दीजिए सर, आखिरी सेंटेंस। तो प्रेरणा के द्वारा ये उसमें पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद ये ब्रेन का वह हिस्सा दिखाया गया है, और ऊपर जो तारे डॉट डॉट आप दिखाई दे रहे हैं, यही अल्फा बीटा और गामा रेज हैं। यही हमारे सेल्स को, यही हमारे पीनियल बॉडीज को, अब पीनियल बॉडी 2 सिक्रीशन करता है, हम समझते हैं। अब हम भी थोड़ा, ये तो बंद हो गया जी,
हम भी अब बातों को खत्म कर रहे हैं। पीनियल बॉडी 2 सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है। जब मौत होने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर मेलाटोनिन की संख्या बढ़ जाती है, ये एक बैलेंस के रूप में रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पीनियल बॉडी जो है मेलाटोनिन बना के उसकी संख्या, और ये रात के अंदर कन्वर्ट होती है, और रात के अंदर जो एंजाइम्स के द्वारा कन्वर्ट होती है, खैर चलिए अब उतना समय नहीं है तो उसके फंक्शन को बताते हैं आपको। कन्वर्ट होती है और कन्वर्ट होकर के किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से आदमी रिवाइव करता है, विज्ञान भी पीनियल बॉडी के भावों से देखता है। तो यह जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट डॉट हैं, और हमारे अंदर चाहे नेफ्राइन की बात हो या ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन ले आते हैं, प्लेन ले आते हैं, प्लेजर ले आते हैं, हमारे अंदर ड्रीम लाते हैं, ड्रीमलेस ले आते हैं। किस प्रकार से हमारी घटनाएं होंगी, सुख और दुख में अनुभूति होगी, वो इन्हीं के द्वारा। और हम जब मेडिटेशन के द्वारा इनको अपने वश में कर लेते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप की ओर अग्रसर होते रहते हैं। धन्यवाद, आप कुछ एक्स्ट्रा समय लिया। अब तमाम बातें नहीं हो पाई, फिर किसी दिन और हम इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि जो उसमें प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न करें। थैंक यू डॉक्टर अजय राय जी, और अपने विज्ञान के माध्यम से भी और अलग अलग धर्मों में मृत्यु के बारे में कहा गया है और जो थियोसॉफी में कहा गया है उसके बारे में हमारे साथ शेयर किया। हालांकि समय की सीमितता के कारण हम लोग और डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारे जो बंधु हैं उनका किसी का कोई प्रश्न हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी प्रश्न होंगे। प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। 2-4 मिनट समय, 10 मिनट को ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं, प्रश्नोत्तर के लिए कोई सब समय है। और मैं इससे पहले कोई अगर नहीं पूछ रहा है तो मैं ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर। बिल्कुल। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने, और उनकी डेड बॉडी मॉर्चुरी में रखी है, और 1 दिन या 2 दिन बाद अचानक वो फिर से जीवित हो जाते हैं। ऐसे केस कई बार पढ़ने में आते हैं या सुनने में आते हैं। तो साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। देखिए, अब थियोसॉफी और साइंस को मिला के कहते हैं, हमारे मौत होने के बाद डिग्रेशंस जो होते हैं वो 7 लेयर्स के अंदर, जो 7 लोक हैं, अब उसके बारे में चर्चा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है फिजिकल बॉडी है, कॉजल एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, फिर आत्मिक बौद्धिक मोनाड्स की तरफ जाते हैं, हायर एंड लोअर मेंटल बॉडी। उसको हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो इस पर एक आदमी जो उसको एक बीमारी कहते हैं जिसको कि पैन सेरेब्रल इस्चीमिया कहते हैं, और एक जिसका नाम हम ले रहे हैं उनका नाम है, नोट कर लीजिए, जॉन एक्लेस हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने जब देखा है कि वह जो क्लिनिकली डेथ आदमी होता है, उन्हीं के किसी के केस के रेफरेंस में बता रहे हैं, क्लिनिकल डेथ आदमी रहता है वो पैन सेरेब्रल इस्चीमिया में रहता है। यानी हमने जैसे आपको समझाया कि ऊपर के लेयर की तरफ जो कि हमारे सेंसेशन को गवर्न करते हैं, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को, जो हम सूंघ रहे हैं, ये कर रहे हैं, या और सब में एक दूसरे से प्रेरणा होती रहती है। बहुत लोग पैर को रगड़ना शुरू करते हैं, हाथ को रगड़ना शुरू करते हैं, छाती के अंदर करते हैं और रिवाइवल होने लगता है। वो होता क्या है कि कहीं ब्लॉकेड रहता है, जिसके वजह से वो ऊपर का हमारा सेल नहीं काम करता है। लेकिन मैनेज कौन करता है? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो है ग्रंथियों के अंदर सहस्रार जो पीनियल बॉडी है, और जो गुरु है, दैट इज ए पिट्यूटरी बॉडी। तो पीनियल और पिट्यूटरी को मास्टर कहते हैं, वही सारा रेगुलेट करता है। तो वह पुनः रेगुलेट कर देता है उन सेल्स को कि वो रिवाइव कर जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि किन सर्कमस्टांसेस से कैसे वो ट्रिगर कर जाता है, वो यह बात है। रिसरेशन का, जैसे उनके अंदर, क्राइस्ट के अंदर भी कहा जाता है, या हमने जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में आपको ये समझाया भी कि वह आदमी जो ऊपर रहता है वो सुनता रहता है, लेकिन जब वह पुनः शरीर के अंदर आता है तो पुनः, जैसे डॉक्टर बेल ने बताया है माइकल के केस में, पुनः उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो जब मौत होती है तो वो तकलीफ से दूर रह जाता है, वो एक इल्यूमिनरी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं रहते, उसके अंदर चेतना रहता है,
और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सफर करता है। ही इज इन द स्फीयर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज और इफेक्ट के अंदर, ये काम लोग के अंदर जब पहुंचता, थियोसफी के अंदर, वहां भी सफर। और साइंस भी कहता है कि वह, सर साइंस इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहता, केवल इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि 3 बॉडियां जो होती हैं, और इन तीनों बॉडीज का नाम इन्होंने लिया है जॉन इक्लिस ने। जॉन इक्लिस ने कहा है कि ये बॉडी जो फिजिकल बॉडी होती है, मेड अप ऑफ अर्थली कंस्टिट्यूएंट, एस्ट्रल बॉडी, it constitute life force and regulate mental principles, and causal body, it constitute the part of brain that store and govern the desire. ठीक है, तो यह पार्ट ऑफ ब्रेन जो है दैट स्टोर एंड govern, इसका डेथ बाद में होता है। हम जल्दी जल्दी चले आए, जो तो पहला डेथ होता है ब्रेन के अपर लेयर का होता है, वो 2-3-5 मिनट में हो जाता है। आधे घंटे में डेथ का फॉर्मेशन होता है, ये आधे घंटे के अंदर डेथ का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, अरे हार्ट के अंदर शुरू होता, ऑर्गन्स का और बाद में धीरे धीरे होता है। और इसीलिए इसी कारण है कि मरने के 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी कॉर्निया निकाल करके, उसके टिश्यू नहीं मरे रहते हैं, उसमें चेतना बनी रहती है, दूसरे के आंख में डाल दिया जा सकता है, हार्ट और किडनी का। तो वह जो कार्य है जो डेथ का है, वो सुपरफिशियल, केवल फिजिकल स्थूल शरीर की ही एक्टिविटीज खत्म हुई है। अभी उसके अंदर जो मॉर्चरी के अंदर है, उसकी एस्ट्रल और कॉजल पूरी डिके नहीं हुई है, उस लोक के अंदर वो नहीं पहुंचा है। इस वजह से जब उसकी कृपा होती है, या जैसे इन केसेस में, इन लोगों ने हजार केस को कोट किया है, इन लोगों के केसेस में वह वहां से लौटा दिए जाते हैं, और वह भी लौटाए जाते हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, और पुनः विश्वास करने लगते हैं कि कोई शक्ति ऐसी है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली हाँ, थियोसॉफी में भी यही है कि एक्चुअली रियल डेथ तभी है जब जो सिल्वर कॉर्ड से हमारे सूक्ष्म शरीर जो फिजिकल से जुड़े हैं, जब वो टूट जाती है, देन पर्सन कैन नॉट कम बैक। और उससे पहले तक अगर वो जुड़ी हुई है, उससे पहले तक कोमा में हो, या जैसे ऑलमोस्ट डेड घोषित कर दिया है, तो वापस आ सकती हैं। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि साइंस क्या कहता है इस बारे में, तो थैंक यू सर। और आप बात किए हैं, थियोसॉफी का सेकंड स्टेज जो बताने जा रहे थे, वो गैस्टेशन पीरियड का है। और गैस्टेशन पीरियड के बाद जब देवांचल में जाते हैं तो सेकंड डेथ होती है। तो जो सेकंड डेथ होती है, उसी की चर्चा आपने किया है, वही आखिरी डेथ माना जाता है। तब वो सभी कर्मों से क्षय हो जाता है, वो प्रिपेयर कर लेता है अपने नए इनकारनेशन के लिए। बहुत सुंदर आपने बताया, थैंक यू सर। हाँ जी, कौन प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? हम कोई बंधु प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ, यस प्रोफेसर, यस प्रोफेसर शिंदे जी, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग sir, very good morning. I am privileged, sir, I am privileged. Yeah, I heard all zoological lecture. You are a professor of zoology. I enjoyed your lecture actually. Very nice. Presentation was also very good. And what Shikhar has told just now about the silver cord, that silver cord extends, and the astral projection, when he goes into the astral projection, the body is almost showing no symptoms of living. So it is called as a death. But if the silver cord is not cut, then it can be brought back to the life. That is what very nicely it is explained. And you explained very nice. Even you gave the life cycle of the moth, of silver moth. That is the inspiration I got from you, sir. Okay. It's okay. You have also presented that yesterday's meditation, that brain awareness, all that. Wonderful. Keep on. My congratulations to you. Thank you, Shikhar ji. Thank you, Professor Shinde ji, for sharing your thoughts. Any other brother or sister want to ask any question? Please, you're welcome. शेखर जी। हाँ, मिश्रा जी, हाँ, पूछिए मिश्रा जी। नहीं, सवाल नहीं है। जो आपने कहा कि सिल्वर कार्ड की, तो शंकराचार्य जी जब दूसरी शरीर में गए थे राजा के,
और सिल्वर कार्ड उनका साथ कनेक्टेड था, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी शरीर को कोई न छुए डाई। तो ये जी, सिल्वर जी। कार्ड इतना बड़ा महत्व है जी। कि उसको छूना नहीं चाहिए शरीर को, जी, नहीं तो जी। कार्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये रजनीश ने भी कहा है कि जब वो ऊपर बैठ करके वो प्रार्थना वो करते थे तो सूक्ष्म शरीर से बाहर चले जाते थे, तो वो अपने शिष्यों को कहते थे मेरी शरीर छूने नहीं तो मैं डेथ हो जाएगी। तो वो सिल्वर कार्ड का जो एक्सप्रेशन आपने दिया, जो डॉक्टर साहब ने दिया, शिंदे साहब ने दिया, ये थियोसॉफी का है, ये थियोसॉफी का, या हमारे समझ लीजिए कि ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। और जो बायोलॉजी के लोग हैं, न्यूरोलॉजी के लोग हैं, वो तो गौरवान्वित हो गए होंगे सुन करके। हम लोग भी काफी समझ गए हैं, 80% तो समझ गया, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हम लोग है? 4 लोग सुन रहे हैं। अच्छा, अरे ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद फैमिली एंड लॉज, थैंक यू। और किसी का प्रश्न नहीं है तो मेरा ही एक और प्रश्न है, अगर कोई और बंधु पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ओके सर, तो एक प्रश्न फिर से ये है कि चूंकि विज्ञान के लिए तो अभी कॉन्शियसनेस वो एक्सपेरिमेंटली या अपने किसी इक्विपमेंट से तो प्रूव उसको नहीं कर पाए हैं, तो डेथ को, एक तो डेथ के बारे में जो अपने हम लोग थियोसॉफी में पढ़ते हैं कि कोई भी अमर नहीं हो सकता। अमर नहीं हो सकता मीन्स फिजिकल बॉडी अमर नहीं हो सकती। जो अगर जन्म ली है तो उसको खत्म होना ही है, चाहे 1000 साल बाद हो, 2000 साल बाद हो, लेकिन वो आगे पीछे खत्म होनी ही है। यहाँ तक कि जो महात्मास भी हैं बहुत डेवलप्ड, वो भी, उनको भी अपनी फिजिकल बॉडी चेंज करनी पड़ती है। क्लोनिंग के जरिए हाँ दूसरा फॉर्म हम डेवलप कर लें, लेकिन बार बार क्लोनिंग करती रहनी पड़ेगी, जिस प्रकार से बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन साइंस डेथ, क्योंकि उसके लिए तो कॉन्शियसनेस केवल कुछ केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है, तो फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद या ब्रेन के डेथ के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता है, इसमें साइंस क्या कहता है? मैं तो इसमें थोड़े से कंफ्यूजन है। पहली चीज है कि ऑल बायोलॉजिकल एक्शन इज नॉट मियरली ए बायोकेमिकल रिएक्शन, it is also a biophysical reaction. When biophysics is a fast generating, and biophysics speaks about the thermodynamics. When you talk about thermodynamics, the first law of the thermodynamics is the energy cannot be created. So we do believe, and I must pay a tribute to the two great scientists, especially the mathematician Penrose, for his contribution in the field of metaphysics, and above all, the greatest scientist of the last century, Albert Einstein. The theory of relativity and his large number of time dilatation theory, etc. and etc. He talks about the consciousness. Jagdish Chandra Bose even has shown, आपके थियोसॉफी के किताब में है, झिंगरन के भी, कि by the spark he could see that action is being transmitted to the metals के अंदर। तो यहाँ जो बातें आप कह रहे हैं वो सही है, but we think about, we talk about consciousness, energy, the flow of energy through the ATP molecule, especially the ATP get converted into ADP, and how the energy bonds are formed or used is the basis of. It is not merely all a biochemical reaction, it is a biophysical reaction. But you are very true. The science at moment, it is at a very, very infancy stage. Infant hai. It is under a developmental stage. It has to confirm and reconfirm. Even the CERN, what they are working on the God particle, the done by the boson, as previously known as a boson, is nothing but a consciousness particle. And how does the God particle or a boson particle, as Einstein and Bose has depicted in the paper, are quite different? And they are the God particle, they are the consciousness particle, and they are using at the Geneva in CERN to form the first atom, the first life
In fact, the life through a non-particle has been formed. Algae has been formed. And the great contribution has been done by Khurana. Arvind Khurana, an Indian scientist, has been the primer to form a DNA molecule which could develop into a life from a non-living to a living. The flow or development of consciousness, I very agree, is not fully or clearly known, but we are moving in this direction. Okay, sir. Thank you. And finally, I think it's I thanks all the listener for a patient hearing and for the forbearance of my mistakes, if at all. And आपने इतने गौर से सुना, so I am indebted to you for. थैंक यू डॉक्टर अजय राय जी, आपने इतने बढ़िया से हमारे साथ इस विचार को शेयर किया साइंटिफिकली, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और थियोसॉफी का भी हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया। और मेरे ख्याल से शिखर जी, हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर। डेथ टू द फॉर्म, you asked the question. Yes, death to the form means it is disorganized actually. Yeah. Nothing, consciousness is there. Every cell has got consciousness. Yes. Only it is disorganized, and therefore it starts degenerating. That which we call death. Death. Yeah. Actually, this is the physical death. Yes. Yeah. Thank you, sir. The Piplendu third question also indicate on those lines, sir. ओके, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब अपनी इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक प्रेयर के साथ इस मीटिंग का एंड करेंगे, और उसके बाद जिन बंधुओं को अनम्यूट करके आप डॉक्टर अजय राय जी को अपनी विशेष देना चाहते हो, तो उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे। तो पूरे संकल्प और भाव के साथ सभी के कल्याण और मंगल के लिए हम सब अपने मन में या वर्ड्स के साथ ये श्लोक बोल सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और हम अपने सभी बंधुओं की ओर से प्रोफेसर अजय राय जी, डॉक्टर अजय राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने मुश्किल समय में भी, क्योंकि बहुत आप सबको नहीं मालूम होगा कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है और उनके ऑपरेशन के लिए भी ले जाना है, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने कहा नहीं कि मैंने अपना वचन दिया है लेक्चर का, तो मैं उसको पहले पूरा करके तब मैं उनको जो भी ले जाना है जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय राय जी को देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अपने लक्ष्य में वो सफल हों। और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हम सबके साथ ज्वाइन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अनम्यूट करके अब डायरेक्टली जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, फिर 2-3 मिनट में हम लोग मीटिंग समाप्त करेंगे। हेलो, माई सेल्फ कमल मनोज, मैं बॉटनिस्ट हूँ और आपके लेक्चर को सुनकर मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब आपने तो पूरे साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, बायोटेक्नोलॉजी को किया है, और सारे बायोफिजिक्स को किया है, बायोकेमिस्ट्री को किया है, और सारा इतना गजब का कोऑर्डिनेशन था कि मैं तो मतलब कृतज्ञ हो गई। मतलब आपके भाषण को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको फिर सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके प्रेम है, ये आपका प्रेम है। आपके पिताजी की जो तबीयत खराब हो गई, उसके लिए बीमार हैं, उनके लिए बहुत बहुत मतलब मेरी शुभकामनाएं को जल्दी से ठीक हो जाए।
और आपने उस हालत में भी इस लेक्चर को पूरा किया, तो आपकी मतलब भी इसको मैं बहुत वंदन और नमन करती हूँ। थैंक धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर अजय राय सर, डॉक्टर राय सर, सर अजय राय जी, प्रोफेसर अजय राय जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। आपने इतने कठिन विषय को इतना इस तरह से प्रस्तुति की कि मैं तो विज्ञान की विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन बात ग्राह्य हो गई। तो मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ आपके इस लेक्चर के लिए। मैं सुषमा श्रीवास्तव। अरे आप मैडम, आप तो खुद सरस्वती आपके जिह्वा पे आपका। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात मत कहिए। मैं विज्ञान की विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आपने ऐसा प्रस्तुत किया कि विषय ग्राह्य हो गया। मैं ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है वो आभार व्यक्त करती हूँ आपका। थैंक यू डॉक्टर अजय जी। हाँ, डॉक्टर राजन जी। डॉक्टर अजय जी, मैं बम्बई से हूँ और मैं डॉक्टर हूँ भाषा की और साहित्य की। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, अगर किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका से कहा कि मैं हजारों साल तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, वो जरूर कोई साइंटिस्ट रहा होगा। तो मरने वाला है नहीं, वो कहीं न कहीं रहेगा आशिक। मैं पहले भी तुझसे मोहब्बत करता था, आगे भी तुझसे मोहब्बत। भाई बहुत बहुत आभारी। भाषा में इतना बड़ा मैटर पिरोया जा सकता है, मैंने आपसे सीखा है। बहुत बधाई शिखर जी। थैंक यू। आप तो जैसे कोहिनूर एक एक करके हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अरे नहीं हम लोग तो बहुत बड़े बादशाह हो रहे हैं आपकी वजह से। अरे नहीं, अरे आप थैंक यू डॉक्टर राजन, थैंक यू। हाँ जी, तरल जी। थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स, वेरी नाइस वर्ड्स। डॉक्टर राय सर। अच्छा, हाँ, अरविंद फ्रॉम उज्जैन सर। जी राइट जी सर। चलो अब समय हो रहा है सर, बस आपको थैंक यू देना था सर। और ऐसा लग रहा है शिखर सर की एक बार और डॉक्टर साहब को बुलाएंगे प्रज्ञालाज के तहत। बहुत ही बढ़िया लेक्चर में साइंस स्टूडेंट हूँ सर और जूलॉजी पढ़ा है, लेकिन आज आनंद आ गया सर। वेरी थैंक्स सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। डॉक्टर अजय जी, मैं तरल मुंशी बम्बई से। मुझे तो मेरे वो विज्ञान के वर्ष याद आ गए जब मैं बायोलॉजी पढ़ा करता था 10th तक, और मुझे ऐसा लगा कि वो सारी पढ़ाई जो उस वक्त हुई थी उसका क्या उपयोग होगा। आज आपने उसको जोड़ा है तारों को, और इसीलिए मैंने एक प्रश्न पटल पर लिखा था और उसमें निवेदन किया है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर करें। तो मैं प्रश्न आपके सामने जो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं वो रख रहा हूँ। आपने मतलब जो बहुत अच्छे से वो किया कि एक जूलॉजिकली मतलब बायोलॉजिकल लाइफ है और एक दूसरी जब वो शरीर ट्रांसफर होता है उस तरह आगे जाती है। अभी तो ऋषि शरण जी के लेक्चर में हम लोगों ने बुद्ध की बारे में वो बोल रहे थे, लाइट ऑफ एशिया की किताब, और वो मैंने भी पढ़ी है। तो उसमें भी आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा नश्वर है, ऐसा मानते हैं बुद्धिज्म में, और गीता में मानते हैं कि आत्मा नश्वर नहीं है और वो कहीं ना कहीं आगे जाती है। तो इसमें दोनों में जो सुबह भी एक कंपैरिजन हुआ, उसमें ये कहा गया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सागर की लहरें आती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक लहर आकर चली गई तो उसमें वो पहले वाली लहर विद्यमान है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लहरों का कर्म या हमारे मनुष्यता का कर्म या उस रानी मधुमक्खी का कर्म वो एक से दूसरे जीव में बायोलॉजिकली ट्रांसफर होता दिखता है। तो एक तो प्रश्न ये। दूसरा ये था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो एक जीवित तत्व या जीवित अंग किसी और के अंग में जाता है, उसकी चेतना के साथ जुड़ता होगा या क्या होता होगा, ये एक प्रश्न है। तीसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत हावी होता जा रहा है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ डाउनलोड करता रहता हूँ, तो उसमें मुझे पता लगा कि ऐसे रॉबोट्स बन गए हैं जो आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, जो हंस सकते हैं, इवन वो सुगंध ब्रीथ करके बता सकते हैं कि कहीं कुछ जल रहा है। तो ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी क्या जीवित है? तो चूंकि आप साइंस की एक कॉमन कड़ी है आपके पास, तो ये तीनों प्रश्नों को शायद आप अगली बार जब भी मौका लगे आपको प्लीज एक बार हमारी ज्ञान को बढ़ाइए। बिल्कुल ये खत्म हो जाता है भाई साहब, ये खत्म हो जाता है सेशन,
तो आप अगर रुक सकते हैं, जुट जाएगा तो इस पर जितना मैं जान सकता हूँ उस पर प्रकाश डालूंगा। मैं आपके प्रश्न is a quite penetrating and quite relevant. The questions are very relevant from the present time, and it is quite penetrating. But we can work it out and we can answer it. When you talk about the clone, जो इसके बाद के बारे में बात करते हैं, देखिए अब की साल लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज, आप चूंकि पढ़ते हैं तो आपको बता रहे हैं, लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज सर्केडियन साइकिल के ऊपर निकला है। मनुष्य के अंदर केवल पीनियल बॉडी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी का काम करता है, लेकिन जहां सैलमन की बात हुई या और ईल्स की बात हुई जो कि माइग्रेट करते हैं, या जो डाइनियल साइकिल की बात करते हैं, सर्केडियन साइकिल की बात करते हैं, उसके अंदर पीनियल बॉडी वही काम करता है। तो हमारी क्या इच्छाएं और कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में चर्चा, ये बहुत अच्छे प्रश्न है आपके। हाँ सर, इसको हम लोग आगे लेंगे, आपको फिर हम बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, और इन सब क्वेश्चंस को ले जाना है। मैं नहीं रोकना चाहूंगा आपको। हमारी शुभकामनाएं और हमारे विशेष हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू सर। और हमारे बीच उत्तर प्रदेश फेडरेशन के सेक्रेटरी बंधु एस.के. पांडे जी भी हैं, कुछ 2 शब्द कहना अगर चाहें तो सर। मैं एस.के. पांडे जी को पहले प्रणाम करता हूं। मैं आधा लेक्चर तो 10 बजे से उनका सुन रहा था, और उन्हीं का सुन रहा था, वहां से उठ करके आनंद इतना आ रहा था उनके लेक्चर में, लेकिन 10:40 में मैं वहां से उठ करके अपने इसको ठीक करने के लिए आया। आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर था, बड़ा आनंद आया। हाँ, आप पुनः आइए सर। डॉक्टर साहब अब मेरे शब्द बहुत छोटे हो गए। हम आपका क्या कहूँ, मैं आपका लेक्चर सुन करके मैं इतना अभिभूत हो गया हूँ कि मेरा स्वार्थ जगा है। कौन सा स्वार्थ आप जान सकते हैं कि मैं एक मैगजीन का संपादक हूँ, और मेरा अब स्वार्थ ये जगह है कि अगर आपके इन लेक्चर्स का एक आर्टिकल मेरे पास आ जाए तो हमारी पत्रिका धन हो जाएगी। आपकी भी है, हमारी भी है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, बस इतना, ताकि वो और जो लोग आपके इस लेक्चर का रसास्वादन नहीं कर पाए हैं उन तक भी पहुंचे, और वो उसमें होगी तो जब भी लोग चाहेंगे उठाएंगे, पढ़ेंगे और वो उससे अपना संदर्भ ग्रहण कर सकेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपको फिर से कोटि धन्यवाद देता हूँ, और जो बहुत ही अच्छा था। बस हम यही शब्द हम आपसे क्या कहे, ये भी छोटे हैं, हृदय से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा है, आपका प्रेम और मेरी हमेशा प्रार्थना आप हमारे स्वीकार प्रति करें तो रहा बहुत है। अच्छा है। आप बड़े बंधु, हमारा आपका प्रेम हमेशा रहा है। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ऐसे ही स्वार्थी बनना है हम लोगों को। जैसे दलाई लामा ने भी एक बार एक जगह कहा है, बी सेल्फिश, बी कंपैशनेट। तो अगर आप वाकई में स्वार्थी हैं तो कंपैशनेट होइए और सेल्फलेस। एक चीज, छोटी सी बात, सेल्फिश इज नॉट, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। हाँ, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। So from an empty bowl, so it's okay, we let us fill our bowl. But अजय जी, as a microbiologist, और अब थियोसॉफी में तो इन्फेंसी में हूँ, मगर मुझे बहुत ही मजा आया। मेरे जाने पहचाने माइक्रोबायोलॉजी के सारे शब्द, प्रोटोप्लाज्म, सब मुझे बहुत आनंद आया, सब सरलता से समझ में आया। छोटी बुद्धि। डॉक्टर साहब आपको एक बात बताएं, जब मैंने बॉटनी से एमएससी किया और फिर मैं इधर आ गया, और तो उस तरह के जॉब में भी नहीं था। आप तो लेक्चरर रहे अपने उसमें, तो एक तरह से शिक्षा का सदुपयोग आपके साथ होता रहा। लेकिन जब मैं आ गया थियोसॉफी में और मैं अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो साइंस मैंने पढ़ी थी उसका सदुपयोग अब हो रहा है। और आपको सुन करके लगता है कि वाकई में एक थियोसॉफिस्ट को, विज्ञान का विद्यार्थी अगर वो रहा है तो वो ज्यादा एंजॉय कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को समझ सकता है। उसका एक बहुत हुआ। एग्री सर, एग्री, टोटली एग्री। थैंक यू। अच्छा, वसुमती जी, मम्मी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, नहीं, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, और मेरा बहुत मन था कि मैं इतने अच्छे लेक्चर के लिए डॉक्टर अजय राय जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूं। और ये सच है कि हम साइंस के विद्यार्थी तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से भी उन्होंने सबको मिलाते हुए उपनिषदों का भी, ऋषियों का भी, और साइंस और थियोसॉफिकल उससे प्रस्तुत किया, वो मेरे को समझ में आया कम से कम।
मेरा माइंड जो है बहुत साइंटिफिक वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझ पाई। आपकी प्रस्तुति ऐसी थी, बहुत इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और शिखर जी से कहूंगी कि आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस को ले लें और उनको भेजें, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो उन क्वेश्चंस के ऊपर हो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ हम लोग फिर मीटिंग को समाप्त करने की ओर चलते हैं और डॉक्टर अजय राय जी को फ्री करते हैं, वो अपने और बहुत जरूरी काम है उनके पास। तो ठीक है, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पुनः मिलने की प्रतीक्षा में, और ऑल द बेस्ट विशेष सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मुझे तो अफसोस है कि जो मेन पार्ट है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं। नहीं तो अच्छा है, अफसोस नहीं सर, वो आगे मिलने का कारण है उसको। जी जी ठीक है, बन चुके हैं हम लोग कि आप दोबारा आए। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल दोबारा हम बुलाएंगे सर को। जी जी, थैंक यू, गुड डे। थैंक यू शिखर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिखर जी। Thank you for the coherence and passionate listening and love and compassion given to. Thank you very much. Thank you, welcome. शिखर जी को भी बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि माध्यम तो वही है शिखर जी, माध्यम है। चलिए, थैंक यू। फिर नाउ एंडिंग द मीटिंग सर। ओके।